नाजरीन आदाब। जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन कोरोना वायरस के पॉजिटिव केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। यहाँ की सरकार इस फैलाव को रोकने के लिए किस तरह के इक़दाम कर रही है, क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं, इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं LG के मुशीर फ़ारूक ख़ान साहब। फ़ारूक साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से केसेस रोज़ बढ़ते हैं, क्या आपको लगता है कि सरकार के लिए एक चैलेंज बनता जा रहा है और सरकार किस तरह के इक़दाम कर रही है? देखिए, चैलेंज तो ये पूरे विश्व के लिए है, हमारी यूनियन टेरिटरी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज। लेकिन मुझे ये बताते हुए आपको खुशी हो रही है कि इस चैलेंज को फेस करने के लिए यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उनकी क़यादत में पूरी तरह से तैयार हुई भी है और हर तरह की सूरत हाल को सामना करने के लिए तैयार है। इसमें तैयारी मुख्तलिफ़ किस्म की होती है। कंटेनमेंट के लिए हमें लोगों को क्वारंटीन में लेना पड़ता है, कहीं पे उनका चेकअप करवाने पड़ते हैं, जो कुछ बीमार हो जाते हैं हुए हैं उनको हॉस्पिटल्स में पहुंचाना पड़ता है और ऐसे हॉस्पिटल्स में और ऐसी जगहों पर रखना पड़ता है जहां पे वो इसको फर्दर किसी तरह से भी आगे ना फैलने दिया जाए। तो इन सब चीज़ों का पूरा इंतज़ाम किया गया हुआ है और जो हमारा डॉक्टर साहिबान है, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ है जी, हमें फ़ख्र है उनके ऊपर कि वो बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जैसे पूरे विश्व में डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स काम कर रहे हैं, उसी तरीके से हमारे डॉक्टर्स, हमारा पैरामेडिक स्टाफ जो है वो किसी से पीछे नहीं रह रहा और उनकी इस मेहनत को देखते हुए हम पुरुमीद हैं कि हम इस चैलेंज को ठीक तरह फेस कर पाएंगे। हमने जब देखा कि जब ये इसकी शुरुआत हुई थी तो जो वेंटिलेटर्स हैं या जो आइसोलेशन बेड्स हैं, उसके बाद जो क्वारंटीन के लिए जो हॉस्पिटल्स नामज़द किए गए, उन आइडेंटिफाई किए गए, उसका जो नंबर था वो बहुत कम था। लेकिन जिस तरह से अभी जो इजाफा हो रहा है या जो टेस्टिंग की जो फैसिलिटी थी उसमें टाइम लग रहा था, तो क्या कुछ ऐसे नया इक्विपमेंट आ रहा है जिससे टेस्टिंग की जो फैसिलिटी है वो फास्ट हो जाए और साथ ही जो वेंटिलेटर्स की अगर ज़रूरत पड़े खुदा न खास्ता, तो क्या उतने वेंटिलेटर्स, आइसोलेशन बेड्स हमारे पास अवेलेबल रहेंगे? देखिए, जहाँ तक तो टेस्टिंग इक्विपमेंट का ताल्लुक है वो एक सेपरेट प्रिपरेशन होती है और उसके बाद इलाज में जिस इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो एक दूसरा मामला होता है। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँगा कि हमारी जो हमने प्रिवेंशन के लिए या टेस्टिंग के लिए जो जिसकी तरफ आपने इशारा किया, तो हमारे पास टेस्टिंग के लिए वाकई शुरू में, क्योंकि ये पूरे विश्व में सडनली ये फैलना शुरू हुआ और टेस्टिंग किट्स को अरेंज करना, उनको इकट्ठा करना, उनको ख़रीद कर लाना, वो थोड़ा टाइम लग रहा था शुरू में। लेकिन हम यहाँ पे इस यूटी में जिस वक्त भी शुरू में केसेस आने शुरू हुए तो हमारे पास उस वक्त टेस्टिंग किट्स की उन केसेस के लिए जो सामने आता जा रहा था उसके लिए कमी नहीं थी। लेकिन साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट ने बहुत तेज़ी से काम करते हुए जितनी भी किट्स मुहैया की जा सकती थी वो की और आज की डेट में उन्होंने वो फास्ट चेकिंग के लिए, फास्ट टेस्टिंग के लिए स्पेशल किट्स जो हैं वो भी तैयार हो गई हैं, वो भी आ रही हैं और मैं आपके माध्यम से पब्लिक को बताना चाहूँगा कि इस तरह के किसी भी इक्विपमेंट की भी कहीं पे भी कमी नहीं है। उसके साथ साथ अब जिस वक्त कोई बदकिस्मती से अगर किसी का पॉजिटिव आ जाता है टेस्ट कोरोना को लेकर, तो अब उसके इलाज के लिए जो आइसोलेशन वार्ड्स हैं, आइसोलेशन बेड्स हैं, इस तरह की सब तरह की तैयारी रखी गई भी है और स्टार्टिंग से ही हमारे पास कम से कम 200 के करीब वेंटिलेटर्स मौजूद थे। खुशकिस्मती ये है कि अभी तक हमारे किसी भी पेशेंट को वेंटिलेटर की ज़रूरत नहीं पड़ी, लेकिन हम उसी पे रुक नहीं रहे। जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है वो पूरी कोशिश कर रहा है कि इस नंबर को बहुत आगे ले जाया जाए। एक इशू था जो प्रोटेक्टिव गियर,
डॉक्टर्स और पैरामेडिक स्टाफ के लिए था, वहाँ पे थोड़ी कमी थी। अभी भी शायद हम वो उसमें अपनी आइडियल स्टेज पर नहीं आए, लेकिन उसकी तरफ भी बहुत तेज़ी से काम किया जा रहा है। इसके साथ जुड़ा हुआ एक सवाल है कि सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ये ऐलान किया था कि जो रिटायर हुए डॉक्टर्स हैं या पैरामेडिक्स हैं, अगर वो पिछले 2-4 साल में जो रिटायर हुए हैं दोबारा आना चाहें तो उनकी सर्विसेज ली जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ ये भी जो हमारे पास सामने रिपोर्ट्स आई हैं कि जो लास्ट ईयर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो नए बनाए गए थे उसमें नीड बेस्ड कुछ पैरामेडिकल स्टाफ को रिक्रूट किया गया था, उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको डिसकंटिन्यू किया जा रहा है। एक तरफ ये कि जो पुराने हैं उनको हम यूटिलाइज़ करें, उनकी सर्विसेज को यूटिलाइज़ करें, दूसरी तरफ जो हमने कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे लिए थे 1 साल के लिए और आज हम उनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि इस वक्त हर एक जो एबल बॉडीड काम करने के लायक जो हमारे रिटायर्ड डॉक्टर साहिबान हैं या हमारे पैरामेडिक स्टाफ है, हमारे लिए वो बहुत बहुत ज़रूरी हैं। और जैसा आपने नहीं बताया कि उनके लिए एक पॉलिसी बन चुकी हुई है कि जो पिछले 2 साल में रिटायर हुए हैं उनको लिया जा, जो भी आना चाहेगा। जहाँ तक ताल्लुक है, आपने एक प्रॉब्लम की तरफ इशारा किया कि किसी जगह से लोगों को डिसंगेज किया जा रहा है। ये शायद कोई लोकल प्रॉब्लम किसी जगह पे उभर रही है जिसके बारे में हमें भी थोड़ा पता चला। तो मैं अपने जो हमारे कोलीग हैं एडवाइज़र जो देख रहे हैं हेल्थ डिपार्टमेंट को, मैं उनसे जल्द ही बात करने वाला हूँ अभी कि इस मामले को भी देख लिया जाए और फिर उसके बाद वो अपने हिसाब से मेरिट के ऊपर जो भी वो फैसला लेंगे। तो ये जो कोरोना वायरस है इसको फाइट करने के लिए अभी कोई हमारे पास दवाई नहीं है कि जो कोरोना वायरस को ठीक करे। अब इसके लिए क्या है, वो है प्रिकॉशंस में सबसे पहली बात ये थी कि एक लॉकडाउन का ऐलान किया गया, पूरे मुल्क में भी किया गया, जेके यूटी में भी किया गया, हालांकि यहाँ उससे पहले ही लॉकडाउन का ऐलान किया गया था। आपको क्या लगता है कि क्या जो मंशा थी लॉकडाउन की, जिस तरह से लॉकडाउन होना चाहिए था, उस नौयत का लॉकडाउन हो रहा है JNK? देखिए, JNK ये यूटी जो स्टेट में से पहला एरिया था जिसने सब शुरू में ही लॉकडाउन किया और बड़ी सख्ती से किया। कुछ लोगों को तकलीफ भी हुई, लेकिन उन्हीं की हिफाजत के लिए, उनकी जान की हिफाजत के लिए ऐसा करना भी ज़रूरी था। लॉकडाउन हमारा अपने एस्टिमेशन से बहुत ज़्यादा अच्छा रहा है। हाँ, इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश हर जगह होती है, हम उस पर बिलीव भी करते हैं और उसमें कहीं कहीं पे अगर कोई लीकेजेस हुई उनको भी प्लग किया गया। और लॉकडाउन एक तो पूरी की पूरी यूनियन टेरिटरी का करना था कि बाहर से लोग यहाँ पे ना आ सकें। ऐसे लोग जिनके बारे में ये है कि भाई, और अगर आए कोई तो वो प्रॉपर तरीके से टेस्ट होके आए, उसे अगर क्वारंटीन में रहना पड़ता तो उसको क्वारंटीन में रखें। तो उस तरीके से काफ़ी सारे लोग शुरू में जो बाई एयर आए थे उनको भी क्वारंटीन में लिया गया, ट्रेन से आए थे कुछ लोग। फिर उसके बाद हमने बसेस की सर्विसेज बंद करवा दी, जो इंटरस्टेट बसेस चलती थी, क्योंकि एक बहुत बड़ा नंबर जम्मू कश्मीर में लोगों का आना होता था थ्रू इंटरस्टेट बसेस। फिर उसके बाद भारत सरकार ने रेल सेवा को भी स्थगित कर दिया और जो कुछ लाइट व्हीकल और अपनी गाड़ियों से कहीं कहीं हमारे वहाँ पे पहुँचे लखनपुर वगैरह में, तो उनको बाकायदा चेक किया गया और सरकार ने उस चीज़ को बहुत सीरियस लिया हुआ है। एक कमिश्नर सेक्रेटरी लेवल के ऑफिसर हमारे अजीत कुमार साहू साहब हैं, उनको ऑलमोस्ट परमानेंटली वहाँ पे स्टेशन कर दिया गया है। हर एक केस, हर एक सिंगल आदमी भी वहाँ से उनके अप्रूवल के बगैर अंदर नहीं आ सकता। ये आपको खुद बताता है कि कितना सीरियसली इस एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को लिया हुआ है। जैसे आपने खुद बताया कि इस वायरस का अभी तक कोई हतमी इलाज नहीं ढूंढा जा सका। कोशिशें हो रही हैं बहुत सारे ममालिक में। भारत में भी क्लोरोक्विनीन को लेके बताया जा रहा है कि ये शायद काम कर जाए, तो उसका भी स्टॉक्स काफ़ी तादाद में मुहैया कर लिए गए हुए हैं कि अगर उसकी ज़रूरत पड़ती है ट्रीटमेंट में तो वो दिया जाएगा। और जो इसमें मुख्तलिफ इलाकों में, जैसे यहाँ पे जिस वक्त नोटिस किया जाने लगा, तो जहाँ जहाँ पे भी पहुँचा ये वायरस, तो वहाँ पे कुछ और लोगों को एक मरीज से 4 और मरीजों को लगा।
तो उन इलाकों को हमने फौरन आइसोलेट कर लिया और उनको सील कर लिया ताकि वहाँ से वो बाहर ना जा सके वायरस। लोगों की हमें बहुत इसमें कॉपरेशन मिली और कहीं किसी जगह पे शायद इसकी जानकारी ना होना या इसके बारे में कुछ गलतफहमियां होना, उसकी वजह से कुछ लोगों ने अपने आप को शुरू में डिक्लेयर नहीं किया, लेकिन अब वो भी लोग सामने आ रहे हैं और हम उनको इनकरेज कर रहे हैं। बल्कि हाल ही में एलजी साहब ने अपने एक इंटरेक्शन जो उन्होंने रिलीजियस लीडर्स के साथ किया, तो उसमें उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट भी की और उस रिक्वेस्ट पर वो सारे रिलीजियस लीडर्स ने अपील भी की कि आप डरिए नहीं, आप बाहर आइए, आपको ये आपकी सेहत के लिए ठीक है, ये आपकी ज़िंदगी के लिए ठीक है, हम आपको गिरफ्तार करने के लिए नहीं बाहर ला रहे हैं, हम आपको कोई जेल में ले जाने के लिए नहीं, हम आपका टेस्ट कर अगर खुदा ना खास्ता आपके कोई प्रॉब्लम है तो हम उसका इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करवाना चाहते हैं। क्योंकि एक स्टेज पर आकर अगर इसको इग्नोर किया जाए तो ये जानलेवा हो सकता है, जैसे हमारे कुछ लोगों की बदकिस्मती से 4 लोगों की जानें भी गई। तो इसके साथ ही जो लॉकडाउन का इशू है, इसमें एक और बड़ा मसला है जिसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो चाहूँगा। मसला ये है कि जितने भी हमारे बहुत सारे लोग हैं जो अलग अलग स्टेट्स में, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो बिज़नेस के चक्कर में वहाँ गए हैं, वो अब घर वापस आना चाहते हैं। बिकॉज जिस तरह का सिनेरियो है, एक तो वो स्टूडेंट था वो आप वहाँ कॉलेज या यूनिवर्सिटी जा नहीं पाता, कारोबार नहीं कर सकता, और दूसरा जो उसकी फैमिलीज़ हैं वो जम्मू कश्मीर में हैं, तो वो घर आना चाहता है लेकिन वो नहीं आ पाता क्योंकि जिस तरह का लॉकडाउन ओवरऑल कंट्री में है वो नहीं आ पाते हैं। बहुत सारे लोगों को ये खर्चा है कि अगर वो 2 या 3 स्टेट्स के बॉर्डर उनको क्रॉस करने हैं, अगर वो वहाँ से निकलते हैं, वो नेगेटिव भी आते हैं, उसके बाद शायद उनको तब तक आगे बढ़ने नहीं दिया जाएगा जब तक कि उन्हें क्वारंटीन में रखा जाए, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर जैसा किया जाता है। तो उस बारे में क्या यूटी की सरकार, जिसमें आप एक बड़े हिस्सेदार हैं या जिसमें आपकी बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिस्पॉन्सिबल मुशीर हैं आप एलजी के, तो क्या कोई ऐसा मैकेनिज़्म आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग जो घर वापस आना चाहते हैं, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो जल्दी से जल्दी घर पहुंच सकें? देखिए, मैं एक बात आपके माध्यम से ऐसे तमाम हमारे जो यूटी में रहने वाले जो बाहर किसी जगह पे इस मजबूरी की वजह से रुके, मैं उन तक ये पहुंचाना चाहूँगा कि वो जहाँ पे हैं वहीं पे रुके रहें। ये उन्हीं के लिए, उनकी सेहत के लिए, उनकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी भी है और सही भी है। ये हरगिज़ वो ना समझें कि यूटी की एडमिनिस्ट्रेशन उनके बारे में नहीं सोच रही है। मैं अभी मुंबई में कुछ हमारे मज़दूर भाई हैं, उनके मैं टेलीफोन नंबर्स वगैरह लेकर तो उनको हमने कांटेक्ट करवाना शुरू करवा रहे हैं। हालांकि और वो कांटेक्ट हमने खुद ढूंढे हैं, अपने कुछ जो हमारे JNK के रहने वाले कुछ JNK के हमदर्द लोग जो बॉम्बे में थे, उन्होंने वो कांटेक्ट्स नंबर्स हमें दिए हैं। जो भी लोग हमारे बाहर हैं, हम उनको वापस यहाँ पर सेफ एंड साउंड लाना हमारी जिम्मेवारी डेफिनेटली है। अगर किसी को किसी किस्म की दिक्कत आएगी उसको, लेकिन इस वक्त जब कंट्री पूरी तरह से लॉकडाउन में है तो किसी किस्म की भी मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह वो उनके लिए ही ठीक नहीं होगी। क्योंकि अगर किसी तरीके से वो गलत कोई भी तरीका अपना कर कहीं पहुंचने की कोशिश करेंगे, वो यूटी में एंटर नहीं कर पाएंगे। और रास्ते में अगर उन्होंने कोई गलत तरीका से आने की कोशिश की तो रास्ते में किस जगह पे वो कोरोना का शिकार हो जाए उसके बारे में कोई वो गारंटी नहीं। तो इसलिए मेरी उनसे ये रिक्वेस्ट होगी, मेरी हम्बल सजेशन भी होगी और मैसेज भी होगा कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे रुकिए। और अगर आपको वहाँ रुकने में कोई दिक्कत आ रही है, खाने की, रहने की, किसी, तो हमें फ़ौरन कांटेक्ट कीजिए। हमारी हेल्पलाइन सब जगह पे। काफ़ी लोग हैं जो ये कहते हैं कि उनके पास पैसा नहीं है, जो मजदूर तबका ख़ास तौर पे या स्टूडेंट्स, उनके पास पैसा नहीं है और उन्हें राशन नहीं मिल रही। ये भी कहा जाता है कि कुछ इल्ज़ाम ये भी हैं कि जो वहाँ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो उनका ध्यान नहीं रख पा रही है। हमने जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट से ये अपने लोगों के मामला टेकअप किए, तो मैं थैंकफुल हूँ उन स्टेट गवर्नमेंट्स का, यूटी गवर्नमेंट्स का, कि उन्होंने फौरी तौर के ऊपर उसकी तरफ तवज्जो दी। आपको ये एहसास होना चाहिए कि उनको भी यही प्रॉब्लम फेस, वो भी यही कर रहे हैं। ये
एडिशनल उनके लिए वर्क है। लेकिन हमें किसी जगह से भी ये शिकायत नहीं आई कि हमने जब उन तक अपना ये पहुंचाया इस इशू को, कुछ लोगों को हमारे जो वहाँ फंसे हुए थे उनको लेकर, तो उन स्टेट गवर्नमेंट्स ने फौरी तौर के ऊपर एक्शन किया और हम उनके थैंकफुल भी हैं। मैं आपके माध्यम से मैं ज़रूर उन बच्चों को, या जो भी कोई कहीं पे भी फंसा हुआ है, कोई स्टूडेंट हैं हमारे, कोई बिजनेस कम्युनिटी से रखने वाले, या हमारे मजदूर भाई जो हैं, जहाँ कहीं पे भी हैं, अगर उन्हें दिक्कत आती है तो हमारी हेल्पलाइन से कांटेक्ट करें और हम उनकी हर एक जो ये प्रॉब्लम है उसको हल करने की कोशिश करेंगे। हम अपने किसी भी एक भी अपने इस यूटी के रहने वाले वासी को हम ना तो निगलेक्ट करेंगे ना अबंडन करेंगे। ये आपके माध्यम से हम गारंटी दे रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक हमारा 30,000 प्लस तो हमारा मजदूर भाई हैं कंट्री में, और आपको ये जानकर अच्छा भी लगेगा कि उन 30,000 का हमारे पास डाटा आ चुका हुआ है और हम उनके लिए आज ही बातचीत भी हुई है, शायद 1 या 2 दिन में उनके लिए हम स्पेशली ये जो कुछ मॉनेटरी हेल्प भी रिलीज करेंगे, और जहाँ जहाँ पे भी वो हैं, अगर उनको खाने पीने की दिक्कत आ रही है तो उनके लिए फौरी तौर पर हमारी तरफ से और कंसर्न स्टेट गवर्नमेंट्स की तरफ से उनके लिए खाने पीने का भी बंदोबस्त हो रहा है। ये तो उनकी बात है जो हमारी यूटी के लोग बाहर हैं। हमारी यूटी के अंदर भी एक बहुत बड़ी तादाद है जो बाहर से लोग आए हुए हैं। हमारे पास इस वक्त ऑलमोस्ट जितने लोग बाहर हैं उतने अंदर भी हैं, उससे ज़्यादा ही अंदर। और हमारे पास वो चूँकि उनसे एक लेबर लॉज के मुताबिक एक ऐसा होता है, ये ज़रूरी होता है कि जब भी कोई लेबर बाहर से आए, किसी दूसरी स्टेट में जाए या यूटी में जाए, तो उसके लिए लाजमी होता है कि वो अपने आप को रजिस्टर करवा ले। अब चूँकि ये बदकिस्मती है कि ज़्यादातर लोग पढ़े लिखे नहीं होते, तो वो इस रजिस्ट्रेशन की तरफ तवज्जो नहीं देते। आज की डेट में अगर उनकी रजिस्ट्रेशन होती यहाँ पे तो उन्हें ट्रेस आउट करना, उनको ना सिर्फ ट्रेस आउट, हमने डीबीटी के लिए उनके खातों में पैसा डाल देना था। हम ढूंढ रहे हैं उनको। अब हम उनको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। डिफरेंट जगहों पर बड़े बड़े ग्रुप्स हमें मिल गए हैं, जैसे कहीं पे कश्मीर में इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है शोपियां डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ पे काफ़ी सारे तो हमें वो इकट्ठे मिल गए, तो उनका सारा वो डाटा लिया जा रहा है। इसी तरह और डिफरेंट जगहों पे हैं हमारे जो ब्रिक किल्न्स में काम करने वाले हैं, ये ऐसे लोग हैं जिनका डाटा नहीं, क्योंकि इन्होंने कभी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी। मैं आपसे बताऊं कि हमारे जो रजिस्टर्ड थे 1,60,000 को अभी 3 या 4 दिन पहले हमने उन सब के खातों में 1,000 रुपया डाल दिया, और सिर्फ उनकी मदद करने के लिए। और अब इस वक्त फिर हम प्लान कर रहे हैं कि शायद जल्दी ही हम उसमें एक किस्त और भी उनको डाल दें, ताकि किसी को भी किसी जगह पे कोई प्रॉब्लम ना आए। जो बाहर के हमारे यहाँ पे हैं उन सब का भी उतना ही ध्यान रखा जा रहा है जितने हमारे अपने लोगों का। कई जगहों पे हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे लेबरर्स हैं जिनकी तरफ सरकार की तवज्जो भी नहीं गई है, एडमिनिस्ट्रेशन की तवज्जो नहीं गई है। मिसाल के तौर पे आपको बताऊं कि जो यहाँ लोडिंग एंड अनलोडिंग के लिए छन्नी के पास रेलवे स्टेशन के बगल में, वहाँ कल हम गए थे और लगभग 300 से 350 लेबरर्स वहाँ हैं जो कि उड़ीसा और यूपी और मध्य प्रदेश की जगह से आए। तो उनका ये कहना था कि ना उनके पास ना उन्हें कोई राशन मिल रहा है सरकार की तरफ से और ना ही कोई पैसा मिला है। क्या आप ये यकीन दिलाएंगे लोगों को कि जो बाहर के लेबरर्स हैं, जैसे आपने कहा कि 1,000 रुपया हम ये कह सकते हैं कि वो एक पॉकेट मनी है उनके लिए। जी हाँ जी। लेकिन जो राशन उनके साथ साथ राशन भी, ये कुछ पॉकेट्स में कुछ अनहेल्दी प्रैक्टिसेस भी हो गई कि हर दफ़ा जो भी जाता था उनको वो कहते कि हमें नहीं मिला, तो वो 3-3, 4-4 बारी उनको राशन भी दिया गया। जब भी कोई देने के लिए गया तो उनको यही बताया गया, बट हम उसको भी बिल्कुल अपने नोटिस में नहीं ले रहे हैं। हम गलती ज़्यादा की करेंगे, ज़्यादा देने की गलती करने के लिए हम तैयार हैं, हम कम गलती नहीं होने देंगे। जिसकी तरफ आपने इशारा किया, ये सबके सब एरियाज, ये तो बिल्कुल हमारी नज़र के सामने हैं। और मैं आपको यकीन दिलवा सकता हूँ कि उनके पास अगर कल तक नहीं पहुँचा हुआ था तो अब तक पहुँच गया होगा जो राशन, सफिशिएंट राशन which would suffice a family for next about 10-15 days or a month even. तो
उसके साथ साथ कैश का थोड़ा हम देते हैं ताकि वो छोटी मोटी ज़िंदगी की जो ज़रूरतें हैं वो उससे पूरी कर सकें। हमने काफ़ी सारा इसमें इनिशिएटिव लेकर पिछले दिनों, हालांकि इससे पहले ही, ये कोरोना के इस वायरस के आने से पहले ही हमारी एक मैसिव एक्सरसाइज चल रही थी कि जहाँ जहाँ जो मजदूर है वो रजिस्टर हो जाए, और उनको हम बहुत ज़्यादा वो भी ये एजुकेट करने की भी कोशिश कर रहे थे कि रजिस्टर होने का फ़ायदा क्या है। इतने फ़ायदे हैं कि सोच भी नहीं सकता। मिसाल के तौर पर अगर एक रजिस्टर्ड हमारे पास जो मजदूर है, अगर उसे किसी भी किस्म की सीरियस बीमारी होती है, भगवान न करे उसको कैंसर हो जाए, हार्ट का ऑपरेशन आ गया, किडनीज का ऑपरेशन, ये सब के सब 100% उसके लिए फ्री हैं, सिर्फ इस वास्ते कि वो रजिस्टर्ड है हमारे पास। उसकी बेटी की शादी के लिए, उसके बच्चों की पढ़ाई के लिए इतनी स्कीम्स हैं भारत सरकार की, वो उसके फायदे से वो उठा नहीं पाते क्योंकि उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं की हुई होती। तो अगर ये आपके माध्यम से अगर वो कोई ऐसा भाई हमारा जो सुन रहा होगा जिसने नहीं किया हुआ, उसे फौरन करवा लेना चाहिए। और पब्लिक में भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जहाँ पे भी आपको कोई मजदूर वगैरह इस तरह के इकट्ठे दिखते हैं तो उनको ये ज़रूर बताइए कि आप अपने आप को रजिस्टर करवा लीजिए। इस वक्त भी हम लॉकडाउन में हैं, लेकिन अगर कोई रजिस्टर होना चाहेगा तो हम उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट भी कर देंगे। तो हमारी तरफ से इस यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के बहुत क्लियर कट ऑर्डर्स हैं कि किसी भी सूरत में एक भी आदमी रात को भूखा नहीं सोना चाहिए। नॉर्मल राशन है जम्मू कश्मीर यूटी के अंदर, चाहे वो आटा है, चीनी है या एलपीजी है, तो कितना स्टॉक है हमारे पास, क्या सफिशेंट है? और दूसरा, क्योंकि लॉकडाउन है, लोग ज़्यादा बाहर जा नहीं सकते, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना राशन के डेपो पे बहुत मुश्किल है। जो होम डिलीवरी है कितनी हो पा रही है अभी जम्मू कश्मीर के अंदर? देखिए, हमने लॉकडाउन के साथ साथ ही ये होम डिलीवरी का स्टार्ट किया था। मैं बताने में संकोच नहीं करूंगा कि उसमें हमारी प्रोग्रेस जो है वो अभी आइडियल उस स्टेज तक नहीं पहुंची, लेकिन कोशिश उसमें पूरी तरह हो रही है। क्योंकि हमारे यहाँ टोपोग्राफी जो है वो ऐसी है इस यूटी की कि कई जगह पर तो आदमी सोचता है कि कैसे पहुंचाना है। सिटी है, सिटी में तो हम लोड कैरियर में डलवाएंगे, ले जाएंगे, उसमें भी कर सकते हैं। जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ, लेकिन हमारे पहाड़ी इलाके बहुत बहुत दूर हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि उनको हमने छोड़ देना, किसी भी तरह से हमने उन तक पहुंचाना है राशन, और पहुंचाया जा रहा है। हर एक जगह पे राशन पहुंचाया जा रहा है। हमने जो एक निर्णय हुआ था भारत सरकार की तरफ से कि 2 महीने का राशन जो है एडवांस में दे दिया जाए, तो मैं आपको बताते हुए मुझे खुशी भी है कि वो हमारी एक्सरसाइज ऑलमोस्ट कंप्लीट होने जा रही है। ऑलमोस्ट कुछ ही दिनों, शायद 2 या 3 दिनों में वो कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद हमने जो 3 महीने का फ्री राशन की स्कीम भारत सरकार ने, उसके इमीडिएटली बाद वो स्टार्ट हो जाएगी। अब कई लोग ये शिकायत करते हैं कि जनाब हमको वो तो मिला, फ्री वाला नहीं मिला। अब वो क्योंकि अगर हम दोनों को मिक्स कर देते तो हमारा अपना काम जो था उसमें कंफ्यूजन आना शुरू। तो हमने ये डिसाइड किया कि पहले हम 2 महीने का ये राशन दे दें इनको, और उसके फौरन बाद जो ही वो एक्सरसाइज खत्म होती है तो फ्री राशन भी तब तक आ जाए वो। और जहाँ तक सप्लाईज का और स्टॉक्स का ताल्लुक है तो किसी को घबराने की जरूरत नहीं। हमारे पास सफिशेंट स्टॉक्स इस यूटी में हर एक जगह पर मौजूद हैं। खाने का, चावल का, आटा का, और उसके बाद जिस वक्त बात आती है केरोसिन ऑयल की या गैस की, एलपीजी की और पेट्रोल डीजल की, सफिशिएंट स्टॉक्स आर अवेलेबल। एक जो हमारी प्रथा थी दरबार मूव की, 6 महीने जम्मू 6 महीने श्रीनगर, उसमें होता क्या था कि जो एक्सेसिबिलिटी होती थी दोनों डिविजन्स की, चाहे अगर वो जम्मू वाला है तो उसको जल्दी एक्सेसिबिलिटी मिलती थी कि उसके जम्मू में सेक्रेटेरिएट है, सारे डिपार्टमेंट हैं, हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह वो 6 महीने कश्मीर में ऐसा होता था। इस बार सरकार ने ये फैसला किया है कि दरबार मूव जो है फ़िलहाल मूव तो होगा, लेकिन कुछ जो एम्प्लॉयज़ हैं, जो जम्मू बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो जम्मू में रहेंगे, जबकि जो श्रीनगर बेस्ड एम्प्लॉयज़ हैं वो श्रीनगर में ही काम करेंगे, वो मूव के साथ चले जाएंगे। और इसमें निर्णय जो है जून 15 को लिया जाएगा। आपको नहीं लगता है कि इससे जो काम है डिपार्टमेंट्स का उसमें कुछ कन्फ्यूजन पैदा होगा? देखिए, ऐसा है, ये बहुत सोच समझ के, ये बहुत डेलिब्रेशंस के बाद ये फैसले लिए जाते हैं ऐसे
क्योंकि ये रूटीन से हट के फैसले हैं। आप इसको अप्रिशिएट करोगे कि जिस वक्त लॉकडाउन हुआ है तो हम जम्मू बेस्ड जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको हम कैसे कहें कि आप कश्मीर चलिए। हमारे जो कश्मीर बेस्ड एम्प्लॉइज़ थे वो ऑलमोस्ट जिस वक्त ये बंद हुआ, ये लॉकडाउन वगैरह हुआ, उसके साथ साथ ही वो लोग क्योंकि ये वाली जो इंटरस्टेट बसेस थी वो चल रही थी जम्मू से श्रीनगर, लाइट व्हीकल्स भी चल रहे थे, तो उसमें वो मैक्सिमम लोग चले गए और हमने भी किसी को नहीं रोका। हम एक स्केलेटन स्टाफ के साथ एडमिनिस्ट्रेशन काम करती रही। इस पूरे लॉकडाउन के पीरियड में मैं आपको बताता हूँ कि हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने किसी जगह पे काम नहीं रुकने दिया, चाहे वो कोई सा भी डिपार्टमेंट था। जिसकी जहाँ पे ज़रूरत पड़ी, मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी हैं उनकी क़यादत में जो ब्यूरोक्रेट्स की जो टीम है उन्होंने एक मिसाली काम किया है इस दौरान में। और ये जो मामला है कि इस वक्त अभी जम्मू वाले मुलाजिम यहीं पर रहें, जम्मू में ही रहेंगे और कश्मीर वाले वहाँ पे, तो ऐसा है कि जिस वक्त दरबार खुलेगा तो शायद कश्मीर वाले भी 100% नहीं ऑफिस में आ पाएंगे। लॉकडाउन अगर हुआ उस वक्त भी तो वो कैसे आएंगे। तो हमें तैयार रहना है। ये जंग जो है ये इतनी जल्दी मतलब 15 तारीख को ख़त्म हो जाएगी तो नहीं होगा, तो इसमें टाइम लग सकता है। हमें एक लंबी लड़ाई के लिए तैयार रहना और हम उसके साथ साथ सरकार का कामकाज भी चलना चाहिए। तो डिसीजन ये है जो उसकी नेटिग्रिटी, चूँकि हमने पब्लिक में उसको उन डिटेल्स को नहीं लाया, लेकिन मैं मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। जो सेक्रेटरी यहाँ से मूव करेंगे वो अपना स्टाफ देख लेंगे, उनको बेयर मिनिमम कितने स्टाफ की जरूरत है, वो उस स्टाफ के साथ फिर उनकी फाइलिंग का यहाँ पे कौन होगा इंचार्ज, वहाँ पे कौन होगा। यहाँ से जिस वक्त कोई फाइल की ज़रूरत पड़ेगी तो ई ट्रांसफ़र्स होनी शुरू हो जाएंगी। स्कैन किया, व्हाट्सएप कर दिया, स्कैन किया, मेल कर दिया, उन चीज़ों को बहुत तेज़ी से इम्प्रूव किया जा रहा है। ये इंश्योर किया जाएगा कि किसी तरह की भी अड़चन सरकारी कामकाज में ना आए। और ये जिस वक्त थोड़े हालात ठीक होते हैं फिर जो हमारा जम्मू का मुलाजिम है वो भी वहाँ पे आएगा और कश्मीर का मुलाजिम तो है ही है, वो जहाँ पे भी उन्होंने काम करना है वो करना है। तो उस तरीके से वंस ये हम इस जंग के उस पड़ाव पे पहुँचेंगे तो हालात के नॉर्मल होते ही ये सिस्टम वापस अपनी जगह हो जाएगा। फारूक साहब, आपने हमारे से बात की, आपका बहुत धन्यवाद।